पैराग्राफ इसको हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, जिसमें हम आगाज़ करते हैं शुरू से। सो फार वी हैव बीन ट्रीटिंग ऑफ पैराग्राफ्स which are sections of a more or less lengthy composition like an essay or chapter of the book. लिहाजा हम लोग लिखते आ रहे हैं ऑफ द पैराग्राफ्स विच आर सेक्शंस ऑफ अ मोर और लेस लेंथी कंपोजिशन, जो कि लंबी कंपोजिशन का कमोबेश जो है ये जो पैराग्राफ लिखते आ रहे हैं लंबी कंपोजिशन के ये हिस्से होते हैं। लाइक एन ऐसे यानी लंबी कंपोजिशन में क्या है, मजमून हो सकता है, उसके हिस्से आर अ चैप्टर ऑफ अ बुक, या किसी किताब का कोई चैप्टर हो सकता है, उसके हिस्से लिखते आ रहे हैं पैराग्राफ की शक्ल में। But the students are often asked in examinations to write a short separate paragraph instead of essays on subjects of ordinary interests. But students are often asked in examinations, लेकिन तुलबा से पूछा जाता है इम्तिहानात में टू राइट अ शॉर्ट सेपरेट पैराग्राफ्स, कि वो लिखें एक मुख्तसर सा अलहदा पैराग्राफ इंस्टेड ऑफ एसेस, वो मजमून नहीं लिखना। इन पैराग्राफ लिखने के लिए कहा जाता है और मजमून नहीं लिखना। ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, कि कोई एक आम सी दिलचस्पी के ऊपर जो मज़ामीन दिए जाते हैं, मौजू दिए जाते हैं, उनमें से कोई एक। सच सिंगल पैराग्राफ्स आर रेयरली मिनिएचर एसेस, ये जो सिंगल पैराग्राफ होता है इसके बारे में कहा जाता है कि मजमून का ये छोटा मजमून होता है हकीकत में। बट द सेम प्रिंसिपल एज वी हैव डिस्कस्ड अबव, लेकिन वो सारे असूल जो हमने पहले डिस्कस किए हैं, एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी को निकाल दें, मस्ट बी फॉलोड इन देयर कंस्ट्रक्शन, तो हमें फॉलो करने होते हैं इन पैराग्राफ को लिखते हुए। अब देखें कि मजमून के अंदर हमें इसको एक तो मिनिएचर ऐसे भी कहा जाता है, दूसरा ये जो है किसी ऐसे के सेक्शन जो होते हैं, पैराग्राफ जो होते हैं वो एसेस के सेक्शन होते हैं। अच्छा, और उसके साथ साथ उसने कहा कि इसके अंदर जो मजमून जब आपने लिखना आपको वो मजमून दिया गया और उसके कोई एक्चुअल ये है कि उसका एक हिस्सा हमने लिखना होता है, उसमें ये भी कहा गया उसने कि आपने इसको फॉलो करना है सारे असूल जो हमने पीछे पढ़े हैं, वैरायटी को फॉलो नहीं करना। यानी आपको कहा गया कि आप लिखें जी कैट के ऊपर, बिल्ली के ऊपर लिखना है, या एलिफेंट के ऊपर लिखना है, आपको कहा गया कि एक पैराग्राफ लिखें, तो फिर क्या आप ऐसे लिखेंगे और पैराग्राफ लिखेंगे? उसमें अगर तो आप देखें कि पैराग्राफ आपको कहा गया तो वो कहता है कि ऑर्डर, यूनिटी, ये सारी चीज़ें आप उसमें रखेंगे कि जो भी चीज़, जो भी मौजू है उसके अंदर ऑर्डर होना चाहिए, थॉट्स का, सेंटेंसेस का, यूनिटी भी होनी चाहिए। लेकिन आप वैरायटी उसमें नहीं पैदा कर सकते। वैरायटी जो होगी वो ऐसे में होती है। वैरायटी से मुराद ये है कि अगर मौजू आपको एलिफेंट का कह दिया गया जाए, हाथी पे लिखें, हाथी के आप साइज को एक वैरायटी में ले आएंगे, साइज, फिर उसकी जो क्या कहते हैं उसकी जो है ना लविंग नेचर पे एक हिस्सा ले लेंगे, फिर हाथी का यानी कितना खतरनाक है उस पहलू को ले लेंगे। अच्छा, हाथी की प्लेस यानी रहता कहाँ है उसको ले लेंगे, हाथी की उम्र कितनी होती है उसका एक पैराग्राफ बना लेंगे, हाथी कब से इस दुनिया में, उसकी कोई हिस्ट्री को बयान करना है
तो इस हिस्से को ले लेंगे, तो ये मजमून के पार्ट्स सेक्शन बन जाएंगे। ये मजमून आप ऐसे लिखेंगे। लेकिन जब आपको कहा गया कि पैराग्राफ लिखेंगे, तो आप एक हिस्सा उसमें चुन लेंगे कि मैंने सिर्फ हाथी के साइज की बात करनी है, या मैंने लिखना है कि सिर्फ इसका यानी कितना खतरनाक होता है हाथी, या इसकी लविंग नेचर के ऊपर मैंने सिर्फ लिखना है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ सिर्फ एक हिस्से पे होता है, जैसे ये अलिशबा ने कहा, ना कि इसके सारे मौजूओं के ऊपर आप नहीं लिख सकते। तो वैरायटी को निकाल कर आप सारी चीजों को, वो जो कुछ वो कहता है कि हमने पीछे पढ़ा है, वो हमें यहाँ डिस्कस करना पड़ता है। हाँ, कुछ समझ आई सिंगल पैराग्राफ्स लिखते हुए कि क्या चीजें हमें करनी होती हैं मजमून में और पैराग्राफ में? कोई फर्क नजर आया होगा? अच्छा, मजीद हम देखते हैं। कहता है कि ईच पैराग्राफ must be a unity treating of one definite subject, must follow a logical order of thought. ईच पैराग्राफ, हर पैराग्राफ को के अंदर मस्ट बी अ यूनिटी, यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी क्या? सेंटेंसेस या एक ही थाट चलती जाए। ट्रीटिंग ऑफ वन डेफिनेट सब्जेक्ट, जिसमें एक डेफिनेट सब्जेक्ट को ही आपने बयान करना है। एंड मस्ट फॉलो अ लॉजिकल ऑर्डर ऑफ थॉट, और जो सोच का एक मंतकी ऑर्डर, वो सोच का मंतकी ऑर्डर को फॉलो करना है। ये छोटा आ जाता है मेरे पास। काका चलो चलो मारते। सोच विचार का जो अमल है, उसके अंदर कि ये बात आ रही है, फिर उसके बाद ये आनी चाहिए, ये आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। ये नहीं कि वो जुड़े ही ना, कोई अगली बात आप बात कर रहे हैं, एक बात और हो, दूसरी बात और आ जाए, तो वो उनका आपस में कोई रिलेशन ही ना हो। इन मोस्ट केसेस टू द रूल्स above the topical sentences and the conclusion should be borne in mind. In most cases to the rules above the topical sentence, और इसके अंदर ज़्यादातर केसेस में भी जो असूल था टॉपिकल सेंटेंस वाला और कंक्लूजन वाला हमने जो पढ़ा है, वो भी जहन में होना चाहिए। यानी पैराग्राफ राइटिंग, सिंगल पैराग्राफ राइटिंग के वक्त भी आपने उन चीज़ों को फॉलो करना है। फ्यू एग्जाम्पल शुड मेक दिस क्लियर, कुछ मिसालें इस बात को क्लियर कर देंगी। सपोज फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करें मिसाल के तौर पे, यू आर आस्क्ड टू राइट अ पैराग्राफ ऑन अ कैट। आपको कहा गया है या कहा जाता है कि आप एक पैराग्राफ लिखें कैट के ऊपर, तो फिर आप क्या करेंगे? इट इज ऑब्वियस दैट यू कांट ट्रीट दिस सब्जेक्ट फुली as you might in a long essay. It is obvious, वाज़े है, that you can't treat this subject fully. आप इस सब्जेक्ट को फुली तौर पे ट्रीट नहीं कर सकते पैराग्राफ के अंदर। as you might in long essay, जबकि लंबे ऐसे के अंदर आप लोग कर सकते हैं। And yet you must according to the principle of unity. हाँ, नहीं आ रही? क्यों? अब आ रही है? अच्छा, चलो, मुझे तो ड्रा ही दिया, मैंने क्या पता नहीं क्या फॉल्ट आ गया। अच्छा। अच्छा, कोई नहीं, कोई नहीं, वो बाज़ का तो ऐसे होता है कि किसी का मसला हो तो कोई नहीं, रुक जाना चाहिए। अच्छा, एंड येट यू मस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी कन्फाइन योर पैराग्राफ टू वन डेफिनेट टॉपिक। लिहाजा आपको चाहिए, आपको लाजमी चाहिए कि आप यूनिटी के प्रिंसिपल के मुताबिक चलें
कन्फाइन योर पैराग्राफ टू वन डेफिनेट टॉपिक, और आप महदूद कर लें अपने पैराग्राफ को एक डेफिनेट टॉपिक की तरफ। यू मस्ट देयरफॉर चूज वन थिंग टू से अबाउट अ कैट, और आपको लाजमी चुनना पड़ेगा एक ही चीज को टू से अबाउट अ कैट, किस बिल्ली के बारे में लिखते हुए। तो बिल्ली के बारे में लिखते हुए आपको लिहाजा एक ही चीज को चुनना पड़ेगा। एंड स्टिक टू इट थारोली थ्रू आउट, और आपको डटा रहना पड़ेगा एक ही बात पे पूरा पैराग्राफ लिखते हुए। हाँ, आ रही है, समझ आ रही है बच्चों? असल ये छोटा मेरे पास आ गया नालायक, ये ना शोर करके जा काका, चलो चलो भाग चलो। अच्छा, ये जो है ना, पता, जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना तो मेरे साथ ही बैठा रहता है, पता नहीं वो जो छोड़ देता है अपनी माँ को, तो इधर ही बैठा रहता है। नहीं, पता नहीं, ये पता समझता कि पता नहीं बहुत ही कोई ना अनोखी चीज हो रही है, और ये ना बाप के साथ ही चिमटे रहना है, ये ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ये बच्चे सारे डांट रहे हैं तुम्हें? हाँ, डांट रहे हैं। ये इनको कहना कि आप लोग आप चले जाओ उधर, खेल लो जाके, कोई बोले आप यहाँ में से, चलो चलो भाग जाओ, चलो। अच्छा, हमारा जो है, हमने क्या करना है, स्टिक टू थ्रू आउट, और उसी बात पे ही चलते रहना है जब तक ये बात खत्म नहीं हो जाती या पैराग्राफ खत्म नहीं हो जाता। यू माइट फॉर एग्जाम्पल राइट ऑफ वन करेक्टरिस्टिक ऑफ अ कैट, तो आप एक किसी खसूसियत को लिख सकते हैं बिल्ली की। यू माइट फॉर एग्जाम्पल राइट ऑफ वन करेक्टरिस्टिक ऑफ द कैट, तो एक किसी खसूसियत के ऊपर आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। से इट्स लव ऑफ कंफर्ट, इसकी जो मोहब्बत है, पुरस्कून मोहब्बत, इस पे लिखें। एंड अटैचमेंट टू इट्स होम, इसकी पुरस्कून मोहब्बत और इसकी जो अटैचमेंट घर से होती है, सिर्फ इस खसूसियत पे ऊपर आप लोग पैराग्राफ लिखें। इन दैट केस यू माइट राइट अ पैराग्राफ समथिंग लाइक दिस, तो इस खसूसियत पे लिखते हुए आपको इस तरह पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। आप देखेंगे बिल्ली की शेप पे भी लिख सकते हैं हम लोग, बिल्ली कितनी खतरनाक है, बिल्ली के नुकसानात पे अलग लिखेंगे, ठीक है। बिल्ली की जो है अशकाल पे, बिल्ली की खूबसूरती पे अलग लिखेंगे। आप देखें, लव ऑफ कंफर्ट एंड अटैचमेंट इट टू इट्स होम, घर के साथ इसकी मोहब्बत पे अलग आप मौजू, कितने मौजू आप लोग लिख सकते हैं मजमून के अंदर। तो पैराग्राफ राइटिंग में हमें फिर किसी एक करेक्टरिस्टिक के ऊपर आप लिख सकते हैं और उसी पे डटे रहेंगे। हाँ भाई, क्लियर है यहाँ तक बच्चे? अच्छा, अच्छा, आगे है द कैट। आप कैट के ऊपर देखें कि वो उसने कौन से करेक्टरिस्टिक को लिया है, इस पे वो डिस्कस करेगा इसमें। इट्स लव ऑफ कंफर्ट एंड अटैचमेंट टू इट्स होम, इस खसूसियत के ऊपर वो नीचे उसने एक एग्जांपल दी हुई है। There is some truth in the common saying that the wild dogs become attached to the persons. Cats are generally attached to places. There is some truth. यहाँ एक कुछ हकीकताना बातें कही जाती हैं। द कॉमन सेइंग, आम कहने में, दैट वाइल्ड डॉग्स बिकम अटैच्ड टू पर्सन्स, कि जबकि जो कुत्ते होते हैं वो जुड़ जाते हैं इंसानों के साथ, अशखास के साथ जुड़े होते हैं। कैट्स आर जनरली अटैच टू द प्लेसेस,
जो बिल्लियां होती हैं आमतौर पे ये जगह के साथ अटैच होती हैं। ऐसे ही है ना, जैसा 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 कि कुत्ता, आप बाहर जा रहे होते हैं, वो कुत्ता उधर नहीं रहता, आपके साथ चल पड़ता है, एक आप मखसूस आदमी के साथ जुड़ा रहता है, जो उसको खिलाता पिलाता है या जो भी है उसकी बात मान रहा होता है। दूसरों की वो उसकी ऐसी की तैसी उसके हिसाब से। तो बाहर भी वो जहाँ भी जाता है उसके साथ वो होता है। तो उसकी अटैचमेंट जो है अशखास के साथ होती है, उसकी जगह के साथ नहीं होती। कभी बिल्ली को भी देखा है किसी बंदे के साथ साथ फिर के फुर के वापस आती हो, लेकिन वो कहाँ रहती है? हाँ, वो अपनी जगह के साथ अपने घर के अंदर ही वो उसकी जो है ना मोहब्बत होती है। आप आए तो उसके साथ उसको देखें, मिलें, आपके पास फिर आ जाएगी। फिर उसकी जो उसके साथ ट्रीट आप कर सकते हैं। तो ये जो इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है जो हम आज पढ़ रहे हैं कैट के ऊपर, तो वो देखें कि कैट के ऊपर जो ये करेक्टरिस्टिक है, लव ऑफ कंफर्ट और अटैचमेंट टू द इट्स होम, मे बी फ्रॉम योर क्लास समवन हैज इन इन हर आर हिज हाउस। ये चीज़ शायद आप लोगों के घर में हो, या आप लोगों में से किसी के घर में बिल्ली हो जो अपनी जगह के साथ अटैच रहती है। तो मौजू जो देखें टॉपिकल सेंटेंस इसमें यही है, यही पहला पैराग्राफ है कि बिल्ली की जो प्लेसमेंट है या लव है वो उसकी जगह के साथ होती है, यही मौजू है इसके अंदर। जबकि कुत्ते की नहीं होती, वो अशखास के साथ होती है। तो जगह को के ऊपर फिर अब वो मजीद डिस्कस करेगा, डेवलप करेगा इसी बात को, इसकी इसकी वजाहत करेगा आगे, बात और नई नहीं करेगा, जबकि इसी की करेक्टरिस्टिक को ही आगे वो डेवलप करेगा और इसी पे डटा रहेगा। A dog will follow his master anywhere, but a cat keeps to the house it is used to and where. And even when the house changes hand, the cat will remain there so long as it is kindly treated by the new owner. A dog will follow his master anywhere. जो कुत्ता है वो जाएगा अपने उस मालिक के साथ जहां भी वो जाएगा। बट अ कैट कीप्स टू द हाउस, लेकिन जो बिल्ली है वो घर के साथ जुड़ी रहती है। इट इज यूज टू, जहां वो रहती है यहाँ उसकी आदत होती है। एंड इवन व्हेन द हाउस चेंज हैंड, हत्ता कि घर उसके घर वालों ने बदल लिया है। एंड कैट विल रिमेन देयर, बिल्ली फिर भी वहां रहेगी। सो लॉन्ग एज इट इज काइंडली ट्रीटेड बाय द न्यू ऑनर, जब तक नया मालिक उसके साथ नरमी के साथ पेश आता रहेगा, जितनी देर तक। आप देखें कि उसने उसी बात को कितना अच्छे तरीके से कहा कि ये तो मालिक के अशखास के साथ तो इसका ताल्लुक ही नहीं, ये उस घर के साथ ही रहती है। नया मालिक आके भी उसके साथ, यानी नई नस्ल भी अगर उसके साथ अच्छा सलूक करती रहती है तो वो उसी घर के साथ जुड़ी रहती है। तो उस बात को उसने कितना फोर्सली और मजीद फिक्रों के जरिए से इसको ट्रीट किया। वो कहता है कि अ कैट डज नॉट सीम टू बी कैपेबल ऑफ पर्सनल डिवोशन ऑफन शोन बाय अ डॉग। बिल्ली लगता है कि ये इतनी काबल कैपेबल नहीं होती, अहल नहीं होती कि पर्सनल डिवोशन दे, ऑफन शोन बाय अ डॉग, जितना कुत्ता दिखाता है वो पर्सनल डिवोशन दिखाता है। इट थिंक्स मोस्ट ऑफ इट्स ओन कंफर्ट, इट थिंक्स मोस्ट ऑफ इट्स ओन कंफर्ट एंड इट्स लव इज ओनली कपबोर्ड लव। तो ज्यादातर हम लोग समझते हैं ये जो है कि
इसकी जो मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है वो इज ओनली कप वर्ल्ड लव। इसकी मोहब्बत को कप वर्ल्ड लव कहा जाता है, यानी कप वर्ल्ड लव कहते हैं कि वो अपनी ही जगह से मोहब्बत करना। तो आगे जाके वो देखें नोट्स में वो क्या कहता है। नोट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस पैराग्राफ, इट बिगिंस विद टॉपिकल सेंटेंस। टॉपिकल सेंटेंस से ये शुरू हुई, विच क्लियरली स्टेट्स द सब्जेक्ट, जिसने वाज़ेह तौर पे मौजू का बताया। द फॉलोइंग सेंटेंस एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट बाय एक्सपेंडिंग इट। तो आने वाला जो फिक्रा था उसने वजाहत की, इसी बयानिए की इसकी वजाहत करके इसको मज़ीद बढ़ाकर इसको फैलाया बात को। द लास्ट सेंटेंस बाय गिविंग अ रीज़न, आखिरी सेंटेंस ने वजह बताई फॉर द अटैचमेंट ऑफ अ कैट टू अ पर्टिकुलर हाउस फॉर्म, कि वो इसकी अटैचमेंट की किसी मखसूस घर के साथ। फॉर्म्स अ फिटिंग कंक्लूजन, ये एक कंक्लूजन की बेहतरीन मिसाल थी। द पैराग्राफ इज़ देयर फॉर अ यूनिटी, पैराग्राफ के अंदर वो यूनिटी थी। ट्रीटिंग ऑफ वन करेक्टरिस्टिक ऑफ अ कैट करेक्टर, और बिल्ली के किरदार की एक ही करेक्टरिस्टिक के ऊपर उसने बात की है, ट्रीट किया है। एंड इट फॉलोज एन ऑर्डनरी प्लेन, और बाकी चीज़ें उसी तरतीब के साथ यानी प्लान सॉरी ऑर्डरली प्लान के ज़रिए से बाकी चीज़ों को भी फॉलो किया गया है। द पैराग्राफ ऑन द कैट इज़ डिस्क्रिप्टिव, पैराग्राफ ये जो बताया गया है ये डिस्क्रिप्टिव था। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? हाँ, ये क्वेश्चन अब थोड़ा सा सामने आया है कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव होता है तशरीह करना, ना सॉरी, एक डिस्क्रिप्टिव होता है कि ठोस चीज़ की चीज़ों को बयान करना। असल में वो जो चीज़ें सामने नज़र आ रही होती हैं डिस्क्रिप्टिव, एक तो ये कि यहाँ यहाँ जो डिस्क्रिप्टिव के मानी दिए गए हैं वो तशरीह करना, वो फैलाना, उसी बात को आगे फैलाना कि हाँ ये घर के साथ अटैच होती, फिर आगे जो जितने की फ़िक्रे हैं वो उसी बात को आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन डिस्क्रिप्टिव जो एक्चुअल होता है वो ऐसे होता है कि सामने आपके कोई चीज़ नज़र आ रही है, ठोस चीज़ के ऊपर ही आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसकी उसको फैलाना, उसकी तशरीह करना, छोटी सी बात वो आगे सामने आ गई और उसको आगे फैलाया जाता है। तो बिल्ली की बात को, बिल्ली की अटैचमेंट को घर के साथ उसी की बात को आगे फैलाया गया, ये नहीं जाती चाहे नए मालिक भी आ जाए। जबकि डिस्क्रिप्टिव ये होता है कि सामने कोई चीज़ नज़र आ रही है, उसके पार्ट्स को खोला जाए, अच्छा इसके अंदर ये है, आगे ये है, आगे ये है, आगे ये है। तो ये डिस्क्रिप्टिव वे होता है किसी भी चीज़ का लिखना, यानी उसके मौज़ूआत को खोलते हुए। डिस्क्रिप्टिव का कोई बच्चे को कुछ समझ आई है तो मैंने अभी थोड़ा सा बताया है, तो शाबाश को बता दे कुछ समझ आई है डिस्क्रिप्टिव क्या होता है। बच्चे, हाँ शाबाश। डिस्क्रिप्टिव ये होता है, मैं फिर, हाँ हाँ बोलने पहले आप लोग बोलेंगे ना, फिर ये इसकी समझ आनी है आपको, चाहे गलत गलत ही बोलें, शाबाश, हाँ। हाँ शाबाश, उसको खोलते जाना, सामने स्क्रीन है, ठीक है, मेरे सामने एलसीडी लगी हुई है। हाँ 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 बताएं। हाँ देखें, मेरे सामने स्क्रीन लगी हुई है, मैं सामने मुझे नज़र आ रहा है जी वो जो आगे शीशा सा नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर उसके साइड पे ये कुछ चीज़ लगी हुई है, फिर मैं देखूंगा नीचे प्लास्टिक का एक और कवर लगा हुआ है। फिर ये मैं शीशा उतारूंगा तो पीछे से मुझे कोई और पुर्जाजात तारें नज़र आएंगी, उसको मैं निकालूंगा तो और उसके अंदर और फिटिंग हुई, आगे फिर और फिटिंग हुई, ठीक है।
तो ये जो वे होता है इसको डिस्क्रिप्टिव कहते हैं। हाँ, क्लियर हुई कोई बात? अच्छा अच्छा, नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ अ नैरेटिव पैराग्राफ। अब वो कहता है कि ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ था, अब आपको एक नैरेटिव पैराग्राफ की मिसाल देते हैं। इन विच यू आर रिक्वायर्ड टू टेल अ स्टोरी। तो इसमें आपसे डिमांड की जाएगी कि स्टोरी लिखें। सपोज द सब्जेक्ट इज टू बी अ मोटर कार एक्सीडेंट। मौजू ये है सब्जेक्ट का मोटर कार एक्सीडेंट। यू माइट ट्रीट इट इन दिस वे। तो फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकेंगे। आप मोटर कार एक्सीडेंट के ऊपर आप डिस्क्रिप्टिव वे ना लें, बल्कि कौन सा लें, नैरेटिव वे लें। नैरेटिव होता है कि वो सारी तफसील बतानी, ठीक है ना, तफसील बतानी, किसी वाक्य को बताना, वो कहानी बतानी, वो कहानी वे से होता है, वो होता है नैरेटिव पैराग्राफ। ये था डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। तो नैरेटिव पैराग्राफ में वो जो सारी की सारी स्टोरी ये किसी मौजू की शक्ल में होता है, हिस्टोरिकल होता है। पीछे जो कुछ हुआ वो, आप कहीं पहुंचे, जब मैं गया तो फिर वहाँ इतने लोग खड़े थे और वो जो है ना किसी चीज़ को देख रहे थे। तो मैंने मज़ीद आगे बढ़ा तो आगे जो एक बंदे ने मुझे रोका, तो कि आगे नहीं जाना। मैंने कहा, मुझे फिर कोई दूसरा बंदा आगे लेके गया। मैं वो सारी तफसील लिख रहा हूँ। तो ये स्टोरी का जो स्टाइल होता है उसको नैरेटिव वे कहा जाता है। हाँ जी। नहीं, ये स्टोरी टाइप जो होती है वो एक एक स्टेप जो कुछ हुआ है, ये स्टोरी का एक्चुअल मतलब भी हिस्टोरिकल होता है, पीछे जो कुछ हो चुका है। ठीक है, वो नैरेटिव ऐसे आपने लिखना होता है। अब देखिए, कैट पे लिखेंगे आप मौजूदा को सिचुएशन को लिखेंगे, सोचते हुए, सोच विचार करते हुए ना। अब देखें कि मैं अगर मोटर कार एक्सीडेंट पे लिखूंगा तो फिर मैं अब क्या, मुझे मौजूदा सामने जो चीज नजर आ रही है उसको नहीं मैं देख रहा हूँ। मुझे पूछे कि पीछे का वो सारा वाकया याद करना पड़ेगा। अब देखें कि कैट पे लिखना है और कार एक्सीडेंट लिखना है, तो इसमें देखें कि कितना फर्क होता है कि पीछे वो आपको वो सारी कहानी पीछे याद करनी पड़ेगी, और कैट पे आप मौजूदा उसकी सिचुएशन को सोच के आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे ही है। अच्छा अच्छा, यहाँ हम चलते हैं कार एक्सीडेंट के ऊपर। वो कहता है कि इट इज द मेड mad craze for speed that is responsible for many motor accidents. It is mad craze for, ये पागलाना जुनून है, फॉर स्पीड, जो स्पीड पकड़ने का, दैट इज रिस्पॉन्सिबल, जो वजह बनता है, फॉर मैनी मोटर एक्सीडेंट्स, बहुत से मोटर एक्सीडेंट्स का। 1 year last, I witnessed what might have been a fatal accident on the Kashmir road. Only last year, सिर्फ एक साल पहले की बात है। I witnessed, मैं गवाह हूँ, that might have been a fatal accident on कश्मीर रोड, कश्मीर रोड पर बहुत ही मोहलक हादसा हुआ था। I was motoring down from श्रीनगर, मैं श्रीनगर से नीचे गाड़ी पे आ रहा था। As I was nearing कोहाला, जूं ही मैं कोहाला पहुंचा, I came upon the wreck of two cars on the road, तो सड़क पर मुझे दो टूटी फूटी कारें नजर आईं। The smash had been caused by a car coming down, तो एक कार टकराई थी नीचे आते हुए, which swept round a sharp corner, जो बड़ी तेजी के साथ जा रही थी, एक बहुत ही बुरा मोड़ था। उसके ऊपर, उससे वो तेजी के साथ मुड़ रही थी। एट एट 40 miles an hour, 40 की रफ्तार से, फी घंटा 40 किलोमीटर की रफ्तार से। एंड क्रैश्ड इनटू अ कार कमिंग अप, और वो जा टकराई थी एक कार से जो सामने से आ रही थी। हैप्पीली नो वन वाज किल्ड, खुशकिस्मती से कोई भी ना मरा था।
बट सेवरल वर बैडली इंजर्ड, लेकिन काफी लोग बुरे तरीके से जख्मी हो गए थे। एंड द टू कार्स वर wrecked, और ये कारें दोनों तबाह हो गई थी। टू ड्राइव एट सच a speed down a twisting mountain road is simply to court disaster। अगर ड्राइव किया जाए ऐसे स्पीड से नीचे को ट्विस्टिंग माउंटेन, हालांकि माउंटेन पहाड़ तो जिगजैगिंग की शक्ल में हो, पहाड़ों की जो सड़क होती है वो जिगजैगिंग की शक्ल में होती है, अगर आप ऐसी स्पीड से चलाएंगे इज सिंपली टू कोर्ट डिजास्टर, तो फिर इसमें शक नहीं है कि आप तबाही की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, ये जो था वो क्या कहता है आगे, आप इसका वो देखें। इन दिस पैराग्राफ द टॉपिकल सेंटेंस इज अगेन फर्स्ट। वो पहला टॉपिक जो था वो क्रेज जो स्पीड का है वो क्या बनता है, हादसात की वजह बनता है। टॉपिकल सेंटेंस इज अगेन फर्स्ट, ये पहला था। नैरेटिव, द नैरेटिव दैट फॉलोज is simply an illustration of the statement in the topical sentence that many accidents are caused by made craze for speed। और the narrative that follows, जो बयान कहानी है, narrative से मतलब जो कहानी है, that follows in simply an illustration of the statement, तो वो कहानी एक किस्म की वजाहत है उस बयानिए की। इन द टॉपिकल सेंटेंस, जो टॉपिकल सेंटेंस में दे दिया गया है, दैट मैनी एक्सीडेंट्स आर काज्ड बाय अ मेड क्रेज फॉर स्पीड, तो जो बहुत से हादसात वजह बनते हैं जो पागलाना स्पीड का क्रेज है, जुनून है। एंड द कंक्लूडिंग सेंटेंस सम्स अप द पैराग्राफ बाय a restatement of the topical sentence। in other words, कंक्लूडिंग सेंटेंस जो होता है सम्स अप द पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को फाइनल करता है। लेकिन पैराग्राफ जो फाइनल होता है वो पहले पैराग्राफ की शक्ल में ही होता है। बाय आ, वो क्या कहता है, बाय अ रीस्टेटमेंट ऑफ द टॉपिकल सेंटेंस, वो टॉपिकल सेंटेंस की रीस्टेटमेंट होती है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, ये देख लें आप, पहला पैराग्राफ और आखिरी पैराग्राफ एक जैसा ही होता है। वो कहता है कि हादसात की वजह बनता है मेड क्रेज ऑफ फॉर स्पीड, और आखिर में वो कहता है कि अगर ऐसे करेंगे तो फिर जाहिर बात है तबाही तो होगी, वो भी इन जो है टू ड्राइव एट सच अ स्पीड डाउन अ ट्विस्टिंग माउंटेन रोड इज सिंपली टू कोर्ट डिजास्टर, फिर इसमें शक नहीं है कि ये तबाही की वजह बनेगा। तो ये था, हमने मौजू पढ़ा नैरेटिव वे, कि वो पूरी की पूरी इसी तरह कहानी क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो ये एक नैरेटिव वे है और एक होता है डिस्क्रिप्टिव वे। तो इनमें आपको पता होना चाहिए कि दो तीन चीज़ें रखनी हैं जहन में, कि नैरेट आपको कोई मौजू दे दिया गया है कि आप उस पर ऊपर गौर करें कि मैंने इसके ऊपर नैरेटिव यानी कहानी पीछे की सुनानी है या इसको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्रिप्टिव वे से मैंने इसको लिखना है या मैंने इसको कहानी सुनानी है। तो ये पैराग्राफ किस तरह का मैंने लिखना है, आपके जो पैराग्राफ होंगे वो उसका भी आपको समझ बूझ होनी चाहिए। अच्छा, और दूसरी चीज़ हमने जो इसके अंदर जनरल डिस्कस की वो ये कि पैराग्राफ जो होता है वो सिंगल टॉपिक के ऊपर ऑर्डर यूनिटी के साथ और एक ही बात पे डटा रहने का नाम होता है, और उसके अंदर कोई दूसरे मौजू को हम नहीं लिखते। जबकि जो ऐसे को आप ट्रीट करते हैं तो ऐसे राइटिंग को ट्रीट करते हुए आपको क्या करना होता है कि उसके मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं, कोई सिंगल करेक्टरिस्टिक को नहीं फॉलो किया जाता बल्कि कई करेक्टरिस्टिक्स आप उसमें लिख सकते हैं। और उसकी जो जो है ना मौजू का आपको पता हो कि इसका नैरेटिव होगा या डिस्क्रिप्टिव वे से मैं इसको लिखूंगा, तो और उसकी कई करेक्टरिस्टिक्स आप बना सकते हैं और इसको कई तरीके से कई पहलुओं के साथ आप इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बात भी आज हमारी तकरीबन मुकम्मल हुई पैराग्राफ राइटिंग के ऊपर। आई थिंक टुडे
may be most important for you to understand proper knowledge of the paragraph writing. I think you people now has been I think have been able to completely to understand what's the actual way of paragraph writing. और इसके ऊपर अगर किसी को क्वेश्चन है तो शाबाश पूछें। जी बच्चों। हाँ बच्चों। अच्छा।